गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने लुईस बिंदु संरचनाओं के बारे में पढ़ा और लुईस बिंदु संरचनाएं बनाना सीखा होगा सभी यौगिकों का। कुछ यौगिकों को कोई समस्याएं आई होंगी तो आप उनको भी दूर कर लीजिएगा। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि बतलाता है कि जो भी सहसंयोजक यौगिक होती हैं वो दो तरह के यौगिक होते हैं। एक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक होता है, दूसरा अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक होता है। तो कैसे बताएंगे कि सहसंयोजक यौगिक ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, तो उसको बतलाने के लिए हमने बताया था कि जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर शून्य होता है तो बनने वाला बंध जो उनके बीच में सहसंयोजक बंध होता है वो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। मतलब जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता मतलब ए और बी दो परमाणु हैं और उनके दोनों के विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर का मान शून्य आता है तो वे यौगिक क्या होते हैं, आप बतला देते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक होते हैं। लेकिन यदि कहता है दो परमाणु ए और बी है, जैसे कि HCl की मैं बात कर रहा हूँ, और विद्युत ऋणात्मकता का मान शून्य नहीं होता है, तो दोनों परमाणु के यदि विद्युत ऋणात्मकता का मान शून्य से अधिक और 1.7 से कम होता है तो वह ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। और इनको आप परिभाषित करने के लिए पीटर डीबाई ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। आज वही टॉपिक होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो कहता है जब दो सहसंयोजक दो परमाणु जो एक दूसरे से सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े हैं और उनके बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से कम लेकिन शून्य से अधिक है तो वे एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। द्विध्रुव व्यवहार प्रदर्शित करने का मतलब यदि मान लिया ए परमाणु है और दूसरा बी परमाणु है, इसके ऊपर धनात्मक आवेश और इस पर ऋणात्मक आवेश है और दोनों के मध्य हमने क्या बना दिया, क्योंकि वो ध्रुवीय है तो आंशिक रूप से धनावेशित आंशिक रूप से ऋणावेशित होगा, क्योंकि इन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य से तो अधिक है लेकिन 1.7 से कम है, तो इनके मध्य बनने वाला जो बंध होता है वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। अब कहता है कि इन दोनों के आवेशों का जो परिणामी होगा, क्योंकि आप जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि होने का मतलब इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है तो सदिश कहलाती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये Q प्लस है, ये Q माइनस है, इसका परिणामी क्या होगा, तो यहाँ हमेशा ध्यान जान ले कि हमेशा धन से ऋण की तरफ चलेंगे। मतलब जो कम विद्युत ऋणी होगा उसके तरफ तीर का पिछला सिरा और जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है उसके तरफ तीर का अगला सिरा रखते हैं और ये परिणामी बना लेते हैं। कहता है कि दोनों के बीच आवेश की बात करता है और द्विध्रुव आघूर्ण को हम यूं से प्रदर्शित करते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कैसे किया जा सकता है, तो दोनों आवेश के बीच की दूरी और उनके आवेशों के परिमाण का गुणनफल ही उस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अर्थात बंध का द्विध्रुव आघूर्ण, बंध का द्विध्रुव आघूर्ण जिसको आप किससे डिनोट करते हो, म्यू से डिनोट करते हो, उसका Q into D से परिभाषा दे सकते हो। Q क्या है, आवेश का परिमाण है, आवेश का परिमाण है, और D क्या है, D जो है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के या दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वही उस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको पीटर डीबाई ने बताया था और इसको बताया था सदिश राशि, और सदिश राशि होती है तो उसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह देते हैं। आप जानते गए हैं कि यह एक सदिश राशि है तो कोई ज़रूरत नहीं है देना, यदि दे दिया तो गलत नहीं। कह रहा है कि सदिश से क्या बता देंगे, तो जान लें कि यदि बंध के द्विध्रुव म्यू का मान यदि शून्य आता है, मतलब आवेश और दूरी का जो गुणनफल का मान है वो शून्य आता है, तो आपका जो यौगिक होगा
वो अध्रुवीय अणु होगा, अध्रुवीय अणु या यौगिक होगा। और यदि म्यू का मान 0 से अधिक आता है, 1 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आता है, लेकिन उसमें से क्या होता है अधिक, तो ये हो जाएगा ध्रुवीय अणु या यौगिक। दूसरी बात हमने आपको बताया कि बंध के द्विध्रुव आघूर्ण का मान का जो मात्रक होता है वो डिवाई होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिवाई होता है। किसके नाम से सम्मान में आया है? पीटर डिवाई के नाम। पूरे साइंटिस्ट का नाम था पीटर डिवाई। पीटर डिवाई ने द्विध्रुव आघूर्ण दिया था, उनके नाम के सम्मान में हमने द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या रखी? डिवाई रख दी। और एक डिवाई बराबर क्या होता है? तो एक डिवाई बराबर 1 × 10 के घाते -18 ESU यूनिट में हो जाएगा, या एक डिवाई बराबर होता है 3.336 × 10 के घाते -30 कूलम इंटू मीटर। आवेश का मात्रक होता है कूलम और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो ये डिवाई बराबर यही होता है, इसको जनरली हम CM से प्रदर्शित करते हैं। C फॉर कूलम, नॉट सेंटीमीटर बोलना, C फॉर कूलम, M फॉर मीटर। तो एक डिवाई बराबर होता है इतना 10 के घाते -18 ESU, और एक डिवाई बराबर होता है 3.336 × 10 के घाते -30 कूलम इंटू मीटर। इससे आप क्या बताते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण का मान या उसका मात्रक बतला लेते हैं। इससे रिलेटेड सवाल भी आते हैं, लेकिन उनको जान लें कि कैसे हम किसी भी यौगिक के परिणामी का निर्धारण करते हैं, कैसे जान जाएंगे कि वह द्विध्रुव यौगिक है, मतलब वह ध्रुवीय यौगिक है या अध्रुवीय यौगिक है, अणु है। इसकी जानकारी के लिए आपको हम ले चलते हैं एक क्वेश्चन। ऐसे देखिए, जितने भी समपरमाणु होंगे और उनसे अणु का निर्माण होता है, तो अक्सर उनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा। जैसे कि बात करते हैं हम H2 की बात करें, तो देख रहे हैं समान परमाणु है, आवेश इंटू दूरी का गुणनफल का मान क्या आएगा? म्यू का मान हमेशा 0 आएगा। ये सब क्या होंगे? अध्रुवीय होगा, तो Cl2 होगा, Br2 होगा, I2 होगा। फिर कहता है कि सर और क्या होगा? N2 भी होगा, O2 भी होगा। ये सारे के सारे क्या होंगे? समपरमाणु अणु जो हुए हैं, इनकी ये अणु कैसे हैं? अध्रुवीय अणु हैं। कैसे हैं? अध्रुवीय अणु। कहता है कि सर ये तो समान है, तो बता दिया आपने। CO2 को बताना हो तो कैसे बताओगे? तो ध्यान से देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणी कौन? ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है, विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो ध्यान से देखिए, इस बंध का परिणामी, इस बंध का परिणामी एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। आवेश ये देखिए, इसको बोलते हैं क्या? बंध का द्विध्रुव। बंध का द्विध्रुव आघूर्ण ये भी है। दोनों का परिणामी, इसका परिणामी ये वाला हो जाएगा, इसका परिणामी ये वाला हो जाएगा। म्यू का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा, ध्यान से देखते रहें। मीथेन की मैं बात करता हूं, समझ रहे हैं कि मीथेन की संरचना समचतुष्फलकीय होती है, तो सबकी ज्यामिति एक निर्धारित होती है और सममित संरचना होती है। कंडीशन इसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन में अधिक विद्युत ऋणी कौन? तो जाहिर सी बात है क्या होगा? कार्बन होगा। तो कार्बन की तरफ हमने द्विध्रुव का हमने आपको बताया कि प्लस से माइनस की तरफ तरफाना, मतलब जो अधिक विद्युत ऋणी है उसकी तरफ तीर का अगला सिरा करेंगे और पिछला सिरा हम हमेशा कम विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ रखेंगे। यहाँ पर वही किया जा रहा है। ध्यान से देखिए, सभी का परिणामी किधर बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा।
मतलब इस वाले हाइड्रोजन के परिणामी के बराबर हो जाएगा, मतलब इसका इसका और इसका सबका परिणामी किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, म्यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। CH4 में बात करते हैं एथिलीन की भी बात कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। एथिलीन की मैं बात करने जा रहा, देखिए यहाँ पर इसका परिणामी ये, इसका परिणामी बनाना चाहें तो इधर देखिए द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा हूँ, इसका ये और इसका ये बनेगा और सबका परिणामी क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इधर बन जाएगा और इसका इधर बन जाएगा, तो सभी एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो कि सर ये इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, तो जान लें आप, जब आपके थीटा का एंगल 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री का मतलब परिणामी की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों परिणामी एक दूसरे के विपरीत बन जाए, मतलब दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन जाए, 180 डिग्री का एंगल बन जाए, तो म्यू का मान अक्सर 0 हो जाता है। उसका भी निर्धारण इस सूत्र से किया जाता है, तो म्यू बराबर आपको बता दें अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा, इससे आप निर्धारित कर सकते हैं। परिणामी का निर्धारण इस चीज़ से करेंगे, और जब करेंगे तो आप देखेंगे यदि 180 डिग्री का एंगल बनता है तो सब मिलकर जितना ये मान होगा उतना ये मान हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपका मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जिस भी जिन यौगिकों के लिए म्यू का जो मान होता है, म्यू का द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 आ जाएगा, तो यौगिक कैसे हो जाएंगे, आपको बताया अध्रुवी अणु या अध्रुवी यौगिक हो जाएंगे। अब कहो कि किनका किनका नहीं होता है, ऐसे तो आप सबकी बना सकते हैं, जैसी सिमेट्रिक संरचनाएं होंगी अक्सर उनका म्यू का मान 0 होता है। अब बात करते हैं किनका किनका नहीं होता। ध्यान से देखते रहें, ध्यान से देखिए, इसका भी 0 दिखला देते हैं आपको कैसे होगा। BF3 की मैं बात कर रहा हूँ, ट्राइगोनल संरचना होती है, त्रिकोणीय संरचना होती है। बोरान और फ्लोरीन में अधिक विद्युत ऋणी, जाहिर सी बात है फ्लोरीन होगा। ये बना, ये बना, बनाया आपने, ये इसका क्या बनेगा, ये बनेगा, इसका सबका परिणामी किधर बनेगा, इसके अपोजिट बन गया। ध्यान से देखते रहे, तो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, निरस्त कर दे रहे हैं, इसीलिए इसका भी मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यह भी यौगिक कैसा हो जाता है, अध्रुवी हो जाता है। बात करते हैं ध्रुवी, कब ध्रुवी हो जाएगा, कब अध्रुवी, ध्यान से देखते रहें। ध्यान से कार्बन और क्लोरीन में अधिक विद्युत ऋणी क्लोरीन, देख रहे हैं, इसका परिणामी ये बन जाएगा, इसका परिणामी ये बन जाएगा, म्यू का मान 0 हो जाएगा। किसके लिए, इसका नाम होगा ट्रांस, एक दूसरे के अपोजिट है, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो एथीन, डाइक्लोरो एथीन। ये क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये दोनों जब समान पक्ष में होते हैं तो इनको सिस बोलते हैं, और जब एक दूसरे के विपरीत पक्ष में होते हैं तो ट्रांस बोलते हैं। सिस पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे 1,2 डाइक्लोरो एथीन, नाम सेम दिख रहा है। इसका देखिए, ये परिणामी बना, मतलब इसका द्विध्रुव ये बना, इसका द्विध्रुव ये बना, और दोनों का परिणामी किधर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, जो कि निरस्त नहीं हुआ, जो कि निरस्त नहीं हुआ। और जब निरस्त नहीं हुआ तो इसके म्यू का मान कुछ न कुछ हो जाएगा, अर्थात यह क्या हो जाएगा, एक
ध्रुवीय यौगिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ध्रुवीय यौगिक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? अध्रुवीय यौगिक हो जाएगा। हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जो यौगिक ध्रुवीय हैं और उनके म्यू का मान क्या होता है, तो एक डाटा देते हैं, उस डाटा पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देखिए, आपको बताया था ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथीन एक अध्रुवीय यौगिक है, क्योंकि इसका परिणामी ये हो जाता और इसका परिणामी ये हो जाता, दोनों एक दूसरे के निरस्त कर देते हैं और दूरी भले हो लेकिन Q का मान जो होता है, आवेश का मान होता है, शून्य हो जाता है और म्यू का मान क्या हो जाता है? शून्य, जिस कारण से ये अध्रुवीय। लेकिन इसमें देखा है आपने, सिस में दोनों एक ही पक्ष में हो जाने की वजह से इसका ये द्विध्रुवाग्र, इसका ये द्विध्रुवाग्र, तो इसका परिणामी कहाँ होता है? मध्य में होता है, नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ बनता है। यहाँ पर कोई परमाणु तो है नहीं जो इसके परिणामी को निरस्त कर सके, इसलिए क्या हो जाता है? ध्रुवीय यौगिक। और इसके म्यू का मान एक डाटा से ले लिया गया, कितना हो जाता है? 1.85 डिवाइड हो जाता है। बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ये है, ऊपर वाले एग्जाम्पल के बारे में भी हम करेंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरह के यौगिक को हम क्या बोलते हैं? आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। सब कुछ आपको पढ़ना है, किसी क्लास 11th में आईपीएससी जब पढ़ाया जाएगा, बेंजीन जैसे यौगिक की बात आएगी वहाँ बताएंगे। इस पोजीशन पे होता है आर्थो, इस पोजीशन पे भी आर्थो, ये होता है मेटा और ये होता है पैरा। कंडीशन देखें, आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन एक क्या है? ध्रुवीय यौगिक है। क्यों? ध्यान से देखिए, इस क्लोरीन का ये वाला द्विध्रुव, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ये इसका, और दोनों का परिणामी मध्य में होता है। कोई परमाणु है नहीं जो इसके परिणामी को निरस्त कर सके। जब निरस्त नहीं हुआ उसका परिणामी, तो आवेश का मान रहेगा और दूरी का मान रहेगा, गुणनफल कितना हो जाएगा? 2.25 डिवाइड। एक डिवाइड का मतलब हमने आपको बताया है 10 के घाते ऋण 18 ESU होता है। ये देखिए, इसको बोलते हैं मेटा। देखिए इस वाले पोजीशन के सापेक्ष ये क्या है? मेटा पोजीशन है। मेटा, दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो बेंजीन। कहता है कि सर जी इसका देखिए द्विध्रुव ये बनाया, इसका द्विध्रुव ये बनाया और दोनों का परिणामी इनके मध्य बन गया, और दोनों परिणामी मध्य बनने की वजह से यह भी इसका भी परिणामी जो है निरस्त ना, यहाँ पे कोई और परमाणु आ गया होता तो ये निरस्त हो जाता, क्लोरीन आ गया होता तो निरस्त हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इसके द्विध्रुव आगुण का मान 1.72 डिवाइड आ रहा है, 0 से अधिक है। इसका मतलब ये भी क्या है? ध्रुवीय यौगिक है। ध्यान से देखें इसको बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन एक क्या है? अध्रुवीय यौगिक है। अध्रुवीय क्यों है? ध्यान से देखिए, इसका ये द्विध्रुव और उसका परिणामी इसके नीचे होगा, और इसका ये द्विध्रुव और उसका परिणामी इसके ऊपर होगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। म्यू का मान क्या हो जाता है? 0 डिवाइड आता है, इसलिए यौगिक क्या है? अध्रुवीय। अब बात करता है NF3, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की बात करता है। ध्यान से देखो, फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से इसका द्विध्रुव इधर बनेगा, फ्लोरीन की तरफ ही बनेगा, बनाया। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर होगा, लेकिन वहां पर यदि कोई अन्य परमाणु रहा होता तो इसके परिणामी को क्या कर देता? निरस्त कर देता, लेकिन निरस्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए म्यू का मान आ रहा है कितना? 0. म्यू का मान कितना? 0.24 डिवाइड। मतलब ये भी क्या है? ध्रुवीय यौगिक। कहते हैं जल एक ध्रुवीय यौगिक है। देखिए ध्यान से कैसे, देखो यहाँ H2O की संरचना आपको हम पढ़ाएंगे। होनी चाहिए थी कैसी? समचतुष्फलकी होनी चाहिए थी, लेकिन लोन पेयर की वजह से इसकी संरचना डिस्टॉर्टेड हो जाती है और हो जाती है V-शेप। देखिए ध्यान से, ये V-शेप बनाया मैंने, ऑक्सीजन है, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ये लोन पेयर बन गए, एक लोन पेयर ये बन गया, 2 लोन पेयर हो गए। और ये देखिए, ये हाइड्रोजन के साथ आवन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन, द्विध्रुव बनाया हमने ऑक्सीजन की तरफ, इसका ऑक्सीजन की तरफ, ये लोन पेयर अपने तरफ बनाया है, और सबका परिणामी एक दूसरे के विपरीत बना, और सबका परिणामी ये हुआ।
जो एक दूसरे को निरस्त न कर पाता है, इसकी सममित संरचना नहीं होती, सिमेट्रिक संरचना नहीं होती, इसलिए यह भी क्या है, ध्रुवीय यौगिक। जल भी कैसा यौगिक है, ध्रुवीय। अमोनिया भी कैसा है, ध्रुवीय यौगिक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार NH3 को देखा है, इसके भी म्यू का मान 1.46 होता है। तो ऐसा जी कोई ऐसा बताइए जिसको दिखलाइए आप, समझाइए। तो ध्यान से एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से समझिएगा पूरा ध्यान से देखिए। CH3Cl की बात कर रहे हैं, मेथिल क्लोराइड की बात कर रहे हैं, मेथिल क्लोराइड की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि सर कार्बन और हाइड्रोजन में अधिक विद्युत ऋणी कौन, क्लोराइड जोड़ दिया मैंने। सबका परिणामी किधर को बना, ऊपर की तरफ बना, लेकिन ये कौन सा परमाणु हो गया, क्लोरीन परमाणु। यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाता तो मेथिन लाइक संरचना हो जाती, मेथिन लाइक संरचना न होना, यहाँ क्लोरीन है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, इसके म्यू का मान भी आ जाता है 1.86। ध्यान से देखिए, जिसके भी म्यू का मान आ जाता है वह कैसा यौगिक, 0 से अधिक आता है वो कैसा यौगिक होता है, ध्रुवीय यौगिक होता है। कैसे कहते हैं, कैसे आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं, उस पर भी बात कर लें। हम लोग ध्रुवीय यौगिकों के आयनिक लक्षणों की बात, आयनिक लक्षणों के गुणों की बात कर सकते हैं ध्रुवीय सहसंयोगी यौगिकों के। तो उनको निकाला कैसे जाता है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। यदि आप कोई सर ऑब्जर्व कहाँ से आएगा, ऑब्जर्व आपको दिया रहेगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो भी आपको दिया जाएगा। सैद्धांतिक वैल्यू की बात करें, म्यू की कैलकुलेटेड की बात, तो म्यू कैलकुलेटेड कैसे क्या करेंगे, तो अभी आपको बता दिया गया है, आवेश इनटू दूरी के गुणनफल को ही आप द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यदि आपको आवेश दिया गया हो, बंध की लंबाई दी गई रही हो, तो दोनों का गुणनफल का मान निकाल लेंगे, वो आपको आएगा ESU और सेंटीमीटर। आवेश का मान, आपका मान आवेश का मात्रक और ये दूरी का मात्रक सेंटीमीटर में, जिसको आप किसमें बदल लीजिएगा, डेवाई में। यदि डेवाई में बदला है तो ये डेवाई में दिया गया है, ये डेवाई में दिया गया रहेगा, गुणे 100 करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। जितना आपको आ जाएगा आयनिक कैरेक्टर, तो आप बता देंगे वो यौगिक किस प्रकार का होगा। वह आयनिक यौगिक होगा, सहसंयोजक यौगिक होगा, उप सहसंयोजक यौगिक होगा, या द्वितीय सहसंयोजक यौगिक में उसका आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, इसकी गणना इससे की जा सकती है। अब इससे रिलेटेड सवालों की बात करें तो बहुत सारे सवाल HCl HBr HI के लिए दिया गया रहता है, तो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सवाल हम ले लेते हैं और इस पर बताते हैं आपको कि HCl दिया गया है, HCl के लिए Q का मान दिया गया है 4.8 × 10⁻⁻10 ESU दिया गया है, और इस बंध की लंबाई इसके जो है 1.27 एंगस्ट्रॉम दी गई है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, पूरे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, दोनों को गुणनफल कर लेंगे, जो भी मान आएगा वो आएगा किसमें, ESU सेंटीमीटर में कर लीजिएगा। और कहता है कि सर जी जिसके म्यू ऑब्जर्व्ड की वैल्यू दी गई रहेगी कितनी, 1.03 डेवाई, जो भी वैल्यू यहाँ आई रहेगी उसको भी किसमें बदल लीजिएगा, डेवाई में। इस मान को ऊपर रखिएगा, इस मान को नीचे रखिएगा, गुणा करिएगा, हल कर लीजिएगा। आप इस तरह के सवालों की बात कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक फैजान के नियम पर नेक्स्ट डे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।